डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का बायोलॉजी में भारतीय भवन का चैप्टर नंबर 6 जो कि है जनन रिप्रोडक्शन, इसको हम कराएंगे, जो कि एकदम सॉलिड नोट्स है, एकदम साफ सुथरा देख सकते हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1 से लेकर 5 तक को कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने उन सारे वीडियोज़ को नहीं देखा है तो यूट्यूब के प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। ठीक, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर है जनन रिप्रोडक्शन। जनन क्या है? जनन वह विधि है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव को उत्पन्न करता है या फिर उसे जन्म देता है, उसे ही हम जनन कहते हैं। ठीक, अब एक बात यहाँ समझने लायक है कि जनन जो है, जनन भी एक जैव प्रक्रम है, लेकिन विभिन्न जैव प्रक्रम जैसे श्वसन अभी हमने पढ़ा, इससे पहले पोषण पढ़ा, उत्सर्जन पढ़ा। तो श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, तो ये सब जो है जीवों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बिना जीवन अधूरा है। बिना श्वसन का हम जीवित नहीं रह सकते, बिना पोषण का हम जीवित नहीं रह सकते, बिना उत्सर्जन का भी हम जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक, लेकिन बिना जनन का हम रह सकते हैं। जनन क्यों जरूरी है? जनन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पृथ्वी पर जीवों की जो जाति है उसको बनाए रखने के लिए जीवन जरूरी है, जनन जरूरी है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ कहा गया है। जनन भी एक जैव प्रक्रम है, लेकिन विभिन्न जैव प्रक्रम जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन की तरह जीवों को जीवित रहने के लिए जनन की आवश्यकता जो है नहीं है। मतलब जनन के बिना भी जो है जीव जीवित रह सकता है, वही चीज़ कहा गया है। जनन सिर्फ संतति को बनाए रखने के लिए जो है आवश्यक होता है। जनन का काम है कि जीवों की जाति को पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। बस जीवों की जो है कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। जितने भी सजीव है उनके कोशिका में क्या पाया जाता है? तो केंद्रक पाया जाता है। ठीक, केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के अंदर डीएनए होता है। केंद्रक के अंदर क्या होता है? डीएनए तथा गुणसूत्र पाया जाता है। यही गुणसूत्र अनुवांशिक पदार्थ कहलाता है। मतलब डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ कहलाता है, गुणसूत्र अनुवांशिक पदार्थ कहलाता है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। ठीक, तो डीएनए या फिर गुणसूत्र क्या है? एक अनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो है जाता है। ठीक है, देखिए डीएनए जो है, एक डीएनए द्वारा दूसरा डीएनए बनने के दौरान नई कोशिका का निर्माण होता है, जो कि कोशिका में विभिन्न मतलब जो विभिन्नता होता है। ठीक, ये नई कोशिका एक समान तो होता है लेकिन समरूप नहीं होता है। अब जो लैंगिक जनन होता है उसमें विभिन्नताएं होती है। ठीक, अब देखिए विभिन्नता का महत्व क्या है। लंबे समय तक जो है प्रजाति को बनाए रखने में जो है विभिन्नता बहुत उपयोगी होता है। विभिन्नता नहीं रहने पर जैव विकास का जो है आधार रुक जाएगा, इसलिए विभिन्नता बहुत ज़रूरी है। अब हम समझते हैं, मेन टॉपिक पर आते हैं कि लैंगिक जनन मतलब जनन के प्रकार। सबसे पहले हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार। तो जनन जो है बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो लैंगिक जनन सबसे पहले हम समझेंगे। तो जब दो लिंग मतलब दो अलग अलग जो है लिंग, नर और मादा, आपस में मिलकर जो है निषेचन करता है, यहाँ निषेचन होगा, निषेचन। ठीक है, निषेचन सही है। तो निषेचन करते हैं तब उसे जो है लैंगिक जनन कहते हैं। समझ में आया? तो लैंगिक जनन किसको कहते हैं? जब दो अलग अलग लिंग जैसे नर हुआ और मादा हुई, ठीक, तो आपस में मिलकर निषेचन करते हैं, तब उसे जो है लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए लैंगिक जनन की विशेषताएं क्या है। तो है इसमें दो जीव नर और मादा मिलकर नया संतति मतलब संतान को जन्म देता है, तो ये विशेषता हुआ। इसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक अगुणित रूप से होता है। मान लीजिए ये नर है, M फॉर मेल और F फॉर फीमेल, तो नर में जो होता है वो स्पर्म होता है, शुक्राणु, तो ये N हुआ, और ये मादा M फॉर मेल और F फॉर फीमेल, तो ये हुआ फीमेल, इसमें अंडाणु होता है, तो ये हुआ N। तो जब आपस में निषेचन होगा, निषेचन मतलब क्रॉस, तो निषेचन के बाद ये 2N बन जाएगा, और ये 2N जो होता है ये युग्मनज होता है। ठीक, युग्मनज। ठीक, ये क्या होता है? युग्मनज, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें नर युग्मक, तो ये हुआ नर युग्मक और ये हुआ मादा युग्मक। तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक अगुणित होता है, मतलब N होता है, देखिए रूप में होता है।
नर युग्मक n व मादा युग्मक n निषेचन के बाद युग्मनज 2n, देखिए यहाँ 2n जो है बनता है और फिर भ्रूण बन जाता है, आगे चलकर जो है ये भ्रूण बन जाएगा। निषेचन के बाद नया जीव आनुवांशिक रूप से जनक के समान होता है लेकिन समरूप नहीं होता है। जनक के समान होगा, पेरेंट्स के समान होगा, लेकिन जस्ट उसके समान नहीं होंगे, ठीक है। लैंगिक जनन में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, यह उच्च वर्ग के जीवों में होता है, ठीक। जैसे कि मनुष्य, गाय, बकरी, भेड़, बिल्ली, ये सब जो है उच्च वर्ग के जीव हैं। तो सबसे पहले हम जो लैंगिक जनन पढ़ते हैं, देखो ये पुष्प में जो है लैंगिक जनन पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पुष्प में जो है पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन पढ़ेंगे। सबसे पहले किस में पढ़ेंगे, तो पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन, उसके बाद पढ़ेंगे मनुष्य में, ठीक है। तो पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन क्या होता है, तो पौधे में जो जनन अंग होता है वो उसका पुष्प होता है। पौधे का जनन अंग क्या होता है, तो उसका पुष्प होता है, ठीक। पुष्प या फूल पौधे का जनन अंग होता है, ठीक है। एक फूल में मुख्य जो है भाग क्या क्या होता है, एक फूल है, पुष्प है, तो उसमें क्या क्या होता है, तो बाह्य दल होता है, पंखुड़ी दल होता है, स्त्री केसर होता है जो कि ये मादा भाग है, पुंग केसर होता है जो कि ये नर भाग होता है। तो ये सब मुख्य भाग पाया जाता है। अब हम आपको पुष्प का जो है डायग्राम दिखा रहे हैं। देखिए ये पुष्प है, तो इसमें देखिए यहाँ पर ये वाला जो भाग हुआ ये इसको बोलते हैं परागकोश, ठीक। परागकोश के अंदर ये जो है परागकण है, ठीक है। ये क्या है, परागकण, ये जो है इसको परागकण कहते हैं। परागकोश के अंदर परागकण है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो भाग है ये इसको बोलते हैं तंतु बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो भाग है गोलाकार इसको बोलते हैं अंडाशय, ठीक। और ये वाला जो भाग है यहाँ पर सिर्फ इतना सा इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्तिकाग्र से लेकर अंडाशय तक का जो यहाँ से यहाँ तक भाग होता है इसको वर्तिका बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा गया है तंतु प्लस परागकोश, ये तंतु हुआ यहाँ से लेकर परागकोश से लेकर अंडाशय तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डंटी के समान है, ठीक, ये रस्सी के समान, इसको हम तंतु बोलते हैं, ठीक। इसको क्या कहते हैं, तंतु। और तंतु के ऊपरी सिरे पर भाग पर क्या होता है, परागकोश होता है, ठीक। परागकोश के अंदर क्या होता है, परागकण होता है, ठीक है। और तो तंतु प्लस परागकोश को हम पुंकेसर बोलते हैं, पुंकेसर। पुंकेसर क्या है, तो नर भाग है ये, ठीक है। अब देखिए फिर ये वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिकाग्र, अब प्लस यहाँ से यहाँ तक ये वर्तिका हो गया, अब प्लस ये अंडाशय, ठीक, प्लस ये अंडाशय, इसको हम स्त्री केसर बोलते हैं जो कि पुष्प का मदा भाग होता है, ठीक है। पुष्प का क्या होता है, मदा भाग होता है। तो उम्मीद है ये पुष्प के बारे में समझ में आ गया होगा। इसमें नर और मादा दोनों जो है जननांग है, ठीक है। अब समझिए पुष्प का नर भाग पुंकेसर है, पुंकेसर का जो है दो भाग होता है, दूसरा होता है परागकोश, ठीक है। अब देखिए पुष्प का मादा भाग स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर का तीन भाग होता है, कौन कौन सा, तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, जो कि हमने यहाँ पर बता दिया। ये जो है स्त्री केसर मतलब स्त्री जो मादा भाग है पुष्प का वो है वर्तिकाग्र, दूसरा है वर्तिका, तीसरा है अंडाशय। और पुष्प जो नर भाग है पुष्प का फूल का वो है परागकोश, उसके बाद है तंतु, ठीक है। अब समझते हैं परागण की क्रिया। तो ये जितने सारे पॉइंट है ये सब ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है जो वो है परागण। परागण क्या है, पॉलिनेशन। समझिए जब परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तब इस क्रिया को ही हम परागण की क्रिया कहते हैं। परागण की क्रिया 2 प्रकार का होता है। पहले हम परागण को अच्छा तरह से समझते हैं। देखिए ये हुआ परागकोश, परागकोश के अंदर परागकण है, ये परागकण जो है जैसे यहाँ पर ये परागकण है, ये परागकण निकल करके जो है कहाँ तक पहुँचा, तो वर्तिकाग्र तक पहुँचा, ठीक। तो इस क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, जब परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुँचता है तो इस क्रिया को हम बोलते हैं परागण की क्रिया, ठीक। अब परागण 2 तरह के होते हैं, कौन कौन सा परागण, तो पहला जो होता है वो स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा जो होता है वो होता है परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन। तो समझिए पहले सेल्फ पॉलिनेशन को, स्वपरागण को। जब परागकोश से परागकण निकलकर खुद वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तब इस क्रिया को स्वपरागण की क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले परागकोश से निकलकर परागकण जो है, परागकोश है यहाँ पर देखिए ये परागकोश है, ये टोटल परागकोश हुआ। तो परागकोश से निकलकर
परागकण जो है कहाँ तक गया, वर्तिकाग्र तक गया, ऑटोमेटिक अपने आप, तो इसीलिए इसको बोला गया स्वपरागन की क्रिया। ठीक है, तो इसको क्या कहा गया, स्वपरागन की क्रिया। ठीक, और परपरागन क्या होगा, जब पुष्प के मतलब फूल के परागकोश से परागकण निकल कर जो है किसी माध्यम से, जैसे मधुमक्खी हुआ, तितली हुआ, इन सारी चीज़ों के द्वारा जो है वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तब जो है उसे हम क्या कहते हैं, परपरागन की क्रिया कहते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में बात आया। तो परागण क्या है, परागण कितने प्रकार के होते हैं, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं कि जो एक लिंगी जीव क्या होता है। ठीक, एक लिंगी जीव, ऐसे जीव जिसमें सिर्फ एक लिंग पाया जाता है उसे एक लिंगी जीव कहते हैं। जैसे पपीता हुआ, पपीता में पपीता का जो फूल होता है, पपीता का फूल, उसमें सिर्फ एक ही जो है लिंग पाया जाएगा। ठीक, फिर तरबूज हो गया, मनुष्य हो गया, मोर, मेढक, जितने हैं ये सब एक लिंगी है। जैसे मनुष्य समझ लीजिए, मनुष्य मेल के पास मेल जनन अंग और फीमेल के पास फीमेल जनन अंग। ठीक, तो ये लोग जो है ये सब कौन है, तो एक लिंगी जीव है। ऐसे जीव जिनके पास सिर्फ एक लिंग हो उसको एक लिंगी जीव कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये जो पुष्प था, ये पुष्प जो है वो द्विलिंगी है। क्यों, क्योंकि इसमें नर भाग और मादा भाग दोनों जो है पाया जा रहा है, इसीलिए ये द्विलिंगी हो गया। ठीक है, तो एक लिंगी समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं द्विलिंगी। द्विलिंगी क्या होता है, द्विलिंगी कहिए या फिर उभयचर जीव कहिए। ठीक, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, द्विलिंगी जीव, ऐसे जीव जिसमें दोनों जनानंग जैसे नर और मादा अंग जो है पाया जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, द्विलिंगी जो है, द्विलिंगी जीव बोलते हैं। ठीक, जैसे सरसों हुआ, गुड़हल, अड़हुल का, इस ये गुड़हल मतलब अड़हुल फूल, तो अड़हुल का ही अभी जो है, अभी पीछे हमने दिखाया चित्र जो बताया। फिर हाइड्रा है, केचुआ है, कृमि है। केचुआ मतलब जो किसान का मित्र होता है, केचुआ। ठीक, तो वो भी क्या है, वो द्विलिंगी जीव है आदि। ठीक, अब है मानव में जनन पढ़ते हैं। ठीक है, मानव में जनन, तो ह्यूमन में जो है क्या पढ़ना है, जनन, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। देखिए, मानव में लैंगिक जनन होता है। ठीक है, लैंगिक परिपक्वता जीवन का वह काल है जब नर में शुक्राणु तथा मादा में अंडाणु का निर्माण शुरू हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, लैंगिक परिपक्वता किसको कहते हैं, जब जो मेल होता है, मेल में शुक्राणु, और जो फीमेल होता है उसमें अंडाणु जो है बनना शुरू हो जाता है, तब जो है वो कहेंगे लैंगिक रूप से परिपक्व है, मैच्योर है। ठीक, मानव का जनन अंग लगभग 10 से 12 वर्ष की आयु में परिपक्व और क्रियाशील होने लगते हैं। ठीक, इस अवस्था में बालक बालिकाओं के शरीर में कुछ परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, अतः इस अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है, किशोरावस्था, समझिए, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को यौवना आरंभ, प्यूबर्टी कहते हैं। ठीक, किशोरावस्था में होने वाले कुछ परिवर्तन बालक एवं मतलब बालक तथा बालिकाओं में जो है एक समान होता है। कैसे, तो समझिए, बालक और बालिकाओं में समान होता है किशोरावस्था में। जैसे कांख, जननांग के आसपास बाल का निकलना, बाह तथा टांगों पर निकलना, बाह तथा टांगों पर जो है बाल निकलना, त्वचा तेलिया होना, चेहरे पर जो है मुहाशय निकलना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, मेल को फीमेल के प्रति अट्रैक्शन, फीमेल को मेल के प्रति अट्रैक्शन। ठीक, ये होने लगता है। तो ये मेल और फीमेल दोनों में जो है ये सारे गुण पाए जाते हैं, ये कॉमन हो गया। ठीक, अब समझिए, बालक के शरीर में होने वाले परिवर्तन मतलब मेल के शरीर में होने वाले परिवर्तन, तो जैसे मूछ दाढ़ी का निकलना मेल में, आवाज़ का भारीपन होना, वृषण में शुक्राणु का बनना मतलब टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होना। ठीक, शिश्न मतलब पेनिस में अस्थायी रूप से वृद्धि हो जाना। ठीक, अब है बालिकाओं के शरीर में होने वाले परिवर्तन मतलब महिलाओं के शरीर में होने वाले परिवर्तन क्या है, तो जैसे स्तनों में उभार होना। ठीक, फिर स्तन के केंद्र में स्तनाग्र जो निपल है, निपल के चारों ओर काला होना। ठीक, मासिक चक्र, जैसे मासिक चक्र हुआ, रजोधर्म हुआ, ये आरंभ हो जाता है, माहवारी जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, एमसी। फिर आवाज़ सुरीली होना, तो ये सब जो है महिलाओं में ये गुण है, खास परिवर्तन होते हैं। और ये जो होता है पुरुष में जो है खास परिवर्तन होता है, और ये जो होता है महिला और पुरुष दोनों में कॉमन होता है सामान्य रूप से। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जैसे नर तथा जो नर का जननांग। ठीक है, तो सबसे पहले हम नर जननांग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक ठीक, तो नर का जो प्राथमिक जननांग होता है वो क्या होता है, वो है, और दूसरा इधर लिखा गया है सहायक या द्वितीय जननांग।
तो नर का जनन अंग में इधर आधा में लिखेंगे इधर प्राथमिक जनन अंग और इधर आधा में लिखेंगे द्वितीयक जनन अंग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए ये जो है पुरुष का प्राथमिक जनन अंग जो है वो वृषण टेस्टिस होता है। ठीक, वृषण जिसमें शुक्राणु बनते हैं। वृषण में ही नर युग्मकों का निर्माण होता है स्पर्म का, जो कि टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन हार्मोन वृषण में ही जो है स्रावित होता है। और इधर जो है ये द्वितीयक है, सहायक अंग है, जैसे वृषण कोश स्कॉर्टम है, शुक्रवाहिनी या शुक्राणु नालिका। ठीक, फिर है मूत्रवाहिनी, फिर है स्खलन नालिका, फिर है शुक्राशय, फिर है प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर है मूत्र मार्ग, फिर है शिश्न पेनिस। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ठीक, यहाँ पर फिर से समझते हैं। देखिए ये प्राथमिक जनन अंग और सहायक जनन अंग में जितने सारे पॉइंट है उसको एक एक करके हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।